हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है वैसे। ठीक है, 3 नंबर का आता है, डेरिवेशनल पार्ट होता है ये। ठीक है ना। तो वैसे ये आज जो इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे ये पूछा भी गया है एग्ज़ाम में लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा ये क्या है, बायो सावर्ट नियम जो है उसके अनुप्रयोगों में से एक अनुप्रयोग है। ठीक है, वैसे 2 या 3 4 अनुप्रयोग हैं इसके, उसके सभी डिस्कस करेंगे। तो आज हम पहला अनुप्रयोग है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला अनुप्रयोग क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ मतलब बायो सावर्ट लॉ। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, लंबे और सीधे धारावाही चालकतार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर हमारा जो करंट कैरिंग जो है, करंट कैरिंग कंडक्टर वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है। ठीक है, तो उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड देखना है। तो सबसे पहले इसमें भी 2 पॉइंट्स होंगे हमारे। तो पहला जो इसमें एडिंग बनेगी, पहली जो एडिंग है वो परिमित लंबाई के कारण, और दूसरा बनेगा इसमें अपरिमित लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, एक तो परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा, और दूसरा होगा हमारा अपरिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, 2 सिचुएशंस होंगी। तो पहली सिचुएशन देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछी भी गई है, 2017 में पूछी गई है। देखिएगा, परिमित लंबाई की सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका देखिएगा, ये यहाँ पर पिक्चर है, यहाँ पर दिखाई गई है, यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री है वो दिखाई गई। तो ज्योमेट्री में इसमें क्या क्या है देख लीजिएगा। ये हमारे पास एक क्या है, करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है, यानी यहाँ एक लंबा सीधा धारावाही चालक तार है, और इस तार में धारा आई प्रवाहित हो रही है। धारावाही चालक तार XY है जिसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है, आई प्रवाहित हो रही है। और इस चालक तार के कारण हमें क्या करना है, बिंदु P पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान कैलकुलेट करना है, ज्ञात करना है। बस हमारा जो टास्क है वो यही है कि हमें चुंबकीय क्षेत्र को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमारे पास तार क्या है, वायर क्या है, XY है, जो कि फाइनाइट लेंथ का है, परिमित लंबाई का है। और इस तार के कारण इस तार में धारा आई फ्लो हो रही है, और तो इस धारा आई फ्लो होने की वजह से क्या होगा, इसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और वो पॉइंट हमारा क्या है, P है, जो कि इस तार से कितनी दूरी पर है, स्मॉल d दूरी पर है। तो इस P बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना है। तो देखिएगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, पूरा वायर न लेके इसमें क्या लेते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं। इस वायर का एक एलिमेंट, इस तार का एक एलिमेंट यानी AB लेते हैं, जिसकी लेंथ कितनी है, DL है। ठीक है, तो इसे DL लेंथ का जो ये हमारा लाइन एलिमेंट है, इस एलिमेंट के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा वो आपको पता है क्या होता है भाई। हमने देखा था बायो सावर्ट नियम क्या कहता है। बायो सावर्ट नियम क्या होता है, एक मतलब कंडक्टिंग वायर के लिए तो दिया जाता है, एक सीधे धारा मतलब एक धारावाही चालक तार के लिए ही दिया जाता है। कोई भी धारावाही चालक तार है, अगर उसमें धारा फ्लो हो रही है, आई धारा फ्लो हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो व्यंजक दिया था उसने, बायो सावर्ट ने, वो क्या दिया था, dB बराबर है म्यू नोट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर दिया था। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड का जो हमारा एक्सप्रेशन फॉर्मूला है वो यहाँ यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर खाली स्पेशली हम बात करेंगे सबसे पहले एक लाइन एलिमेंट के कारण बिंदु P पर है, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा बायो सावर्ट नियम से वो क्या होगा, देख लीजिएगा, मैंने लिखा हुआ है सब यहाँ, dB इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ये तो वेक्टर फॉर्म में है, ये इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म है, dB इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर हो गया 1। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड लिख दिया इसका। ये किसके कारण है, जो हमने लाइन एलिमेंट लिया लाइन एलिमेंट क्या लिया है, यहाँ पर AB है, जिसकी लेंथ कितनी है, DL है। इसके कारण पॉइंट P पर हमने मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो लिखा है बायो सावर्ट नियम से। ठीक है, तो लिख दिया। अब देखिएगा, इसी की ज्योमेट्री को आगे हम बढ़ाते हैं। देखिएगा, ज्योमेट्री का ही काम है सारा का सारा। तो देखिएगा, ये ट्राइंगल देखिएगा, ट्राइंगल यहाँ देखिएगा, ये AB है, ये आपको दिख रहा होगा, ये लाइन एलिमेंट AB है। और यहाँ इस AB के कारण ही तो हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र देखा है, जो कि हमने देख लिया है इस बायो सावर्ट नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ मैंने डॉटेड लाइन से इस पॉइंट P को मिला दिया, A को भी पॉइंट P से मिला दिया और B को भी पॉइंट P से मिला दिया। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें एक एंगल मिलेगा जो कि स्मॉल एंगल होगा, d फाई के रूप में होगा। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ इस पॉइंट A से क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया BP पर, देखिएगा AR के रूप में डाला है। और ये अगर एंगल, यहाँ पर एंगल देखिएगा, यहाँ एंगल मैंने क्या कर दिया, थीटा मान लिया। ठीक है, ये एंगल कितना है हमारा, थीटा एंगल है। ठीक है, तो यहाँ ये जो हमारा ये जो ट्राइंगल है ABR है, इसमें ABR की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, साइन थीटा कितना होगा,
यहाँ लेंथ अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या होगा इसमें AR और कर्ण क्या होगा इसमें AB होगा। तो देखिएगा मैंने लिख दिया यहाँ साइन थीटा AR अपॉन AB के रूप में, तो AR AB साइन थीटा होगा। AB इसकी लेंथ दे रखी है, देख लीजिएगा AB DL दे रखा है, तो DL लिख दिया मैंने, AB यहाँ DL लिख दिया, DL साइन थीटा इक्वेशन 2 हो गया। अब इसी प्रकार से इसी जियोमेट्री के अंदर हमें देखना है, इसी जियोमेट्री में देखिएगा, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा ARP को देखिएगा, ARP दिख रहा है ARP, तो ARP में जो AR है ये हमारा आर्क है, चाप है। चाप क्या होता है यहाँ कोण इंटू त्रिज्या, तो त्रिज्या हमारी क्या है R है, क्योंकि ये जो अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर ही तो है हमारा पॉइंट P, ठीक है। इसी पे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है, जो कि हमने निकाल लिया है बायो सावर्ट नियम से, ठीक है ना। तो ये स्मॉल r डिस्टेंस पर ही है पॉइंट P, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, इस स्मॉल r को d में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें तो क्या पूरे चालक तार के कारण केंद्र मतलब चालक तार के कारण बिंदु P से हमें क्या मतलब बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। O से D दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र को कैलकुलेट करना है। तो हम इस r को किस में कैलकुलेट करेंगे, D में कैलकुलेट करेंगे ज्योमेट्री के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ जो ये स्मॉल r है ये मैंने बता दिया कि अल्पांश से क्या है बिंदु P की डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे, ARP की बात कर रहे थे। ARP में क्या होता है, ये AR आर्क है हमारा, चाप है, चाप क्या होता है कोण इंटू त्रिज्या, एंगल इंटू रेडियस, तो डी थीटा एंगल हो गया, डी फाई एंगल हो गया, रेडियस इसमें R होगी तो R D फाई, तो यहाँ AR कितना हो गया R D फाई के रूप में डिफाइन हो गया। तो 2 और 3 से आप देखोगे दोनों इक्वल हैं, तो दोनों को इक्वल कर देना आप, तो यहाँ से 4 बन जाएगा। DL साइन थीटा इक्वल्स टू R D फाई, तो यहाँ जो DL साइन थीटा है ना समीकरण 1 में आपको दिख रहा होगा, ये DL साइन थीटा, इसकी जगह R D फाई पुट करेंगे, तो 4 से पुट कर देंगे। पुट करने के बाद देख लीजिएगा ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। इस प्रकार का पैटर्न बन जाएगा, ये R से R ये कट जाएगा, यहाँ से इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगा। इक्वेशन R से R ये देखो ये कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगा। अब देखिए R भी हटा नहीं है हमारा, तो इस R को हमारा काम ही क्या है, यहाँ से हटाना है, ठीक है ना। तो इस R को हटाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से दोबारा ज्योमेट्री देखनी पड़ेगी। देखिएगा इक्वेशन नंबर 5 से आगे देखिएगा, इस R और D में एक रिलेशन होगा, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें R को यहाँ से रिमूव करना है। हमारा जो टास्क है वो D में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। D में R को D में कन्वर्ट करना मतलब समझ रहे हो आप, D में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि हमें वो डिस्टेंस चाहिए, मतलब ये डिस्टेंस चाहिए, ये D चाहिए, जो कि क्या है चालक तार से और चालक तार के मध्य बिंदु O से और P बिंदु तक की क्या है ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये D हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये इसमें D को कैलकुलेट करने के लिए R और D के बीच में रिलेशन बढ़ेगा, जो कि ट्राइंगल AOP से मिलेगा हमारे पास। AOP से देखिएगा, ट्राइंगल देखिएगा, यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखोगे तो क्या मिलेगा भैया, देखिएगा भैया यहाँ से देखिएगा फाई है, तो फाई ये क्या होगा, ये देखो रिलेशन देखो आप इसमें ट्राइंगल AOP में देखिएगा, इसमें ये जो है ना ये हमारा बेस होगा और ये होगा हमारा हाइपोटेनियस यानी कर्ण होगा। तो D और R में जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, यानी आधार बटे कर्ण का बनेगा, यानी कोस थीटा यानी कोस फाई बनेगा। ये एंगल हमारा क्या है, फाई है, फाई एंगल है ये, ठीक है ना। ये फाई है, मतलब इस OP के साथ ये जो AP जो है वो एंगल कितने बना रही है, यहाँ फाई एंगल बना रही है, ठीक है, ठीक है। ये रोटेशन एंगल है फाई है, ठीक है। तो फाई है यहाँ पर, तो यहाँ R और D में रिलेशन कोस फाई का हो गया, तो कोस फाई बराबर क्या हो गया, आधार यानी आधार D हो गया और कर्ण हो गया यहाँ से R, तो D बाई R। तो मैंने देखो ये लिख दिया यहाँ से D बाई R, तो R बराबर क्या हो जाएगा D अपॉन कोस फाई। तो यहाँ R की जो वैल्यू है यहाँ 5 में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। फ्रॉम 5 से देख लीजिएगा, 5 में हम पुट करेंगे, तो जैसे 5 में पुट करेंगे तो इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगा D अपॉन कोस फाई। तो ये कोस फाई ऊपर चला जाएगा, तो इस प्रकार से इक्वेशन 6 हो जाएगा, ठीक है, जो कि ये D में हो गया, ये प्योरली D में कन्वर्ट हो गई ये इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा टास्क था, जो कोई R में था ना भाई, हमारे पास इक्वेशन क्या था बायो सावर्ट के अकॉर्डिंग R में था, क्योंकि अल्पांश के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र था वो क्या था, DB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 बाई आइडियल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, यानी R क्या थी, मतलब R वो डिस्टेंस थी, मतलब जिसपे हमें क्या करना था, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था, मतलब उस अल्पांश के कारण उस पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था। तो वो डिस्टेंस थी, अल्पांश और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस थी वो, ठीक है। तो वो स्मॉल r थी, लेकिन हमें स्मॉल r को किस में D में कन्वर्ट करना था, जो कि हमने कर दिया ज्योमेट्री के थ्रू, ठीक है। तो D में कन्वर्ट कर दिया, ये हमारा टास्क रहेगा, इसमें मेनली टास्क यही होता है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब देखिएगा, अब ये देखो अल्पांश के कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला पॉइंट P पर, ठीक है। अब हमें किसकी वजह से निकालना है, हमें निकालना किसकी वजह से, हमें तो पूरा जो वायर दे रखा है ना, इस वायर की वजह से, पूरा जो कंडक्टिंग वायर चालक तार है इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो x पॉइंट लास्ट पॉइंट क्या है, फाइनाइट लेंथ का ही इसका इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु x है और फाइनल पॉइंट y है।
तो x को पॉइंट P से मिला दिया और y को पॉइंट P से मिला दिया, पूरा वायर क्या हो जाएगा, पूरा वायर आ जाएगा ना इसमें। अरे पूरा जो जितनी भी लेंथ का जो वायर है ये आ जाएगा, कंबाइंड आ जाएगा इसमें। तो यहाँ जो x पॉइंट से P को मिलाओगे और एक y को P से मिलाओगे, तो ये जो फाई है ये कितना फाई में वेरिएशन कितना आएगा, फाई में चेंज कितना आएगा। देखिए नीचे का जो एंगल है ना उसको मैंने बता दिया फाई 2 और ऊपर का एंगल बता दिया मैंने फाई 1। मतलब वाई पी ओ को तो बताया मैंने फाई 1 और एक्स पी ओ को बताया मैंने फाई 2। ठीक है, तो फाई 2 से फाई 1 में क्या हुआ है, वेरिएशन हुआ है एंगल में। ठीक है, फाई 2 से और फाई 1 में लिमिट हमारे पास क्या आएगी इसकी, भाई जो मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज होगा वो कितने वेरिएशन में चेंज होगा, फाई 2 से फाई 1 के बीच में ही होगा जो भी मिलेगा हमें मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ जो फाई है वो कितना रोटेट हुआ है, फाई 2 से फाई 1 तक रोटेट हुआ है, तभी तो पूरा का पूरा वायर मिलेगा हमें, पूरा वायर चाहिए। तो फाई 2 से और फाई 1 तक। अब फाई 2 की बात करें तो फाई 2 है क्या, फाई 2 देखो ये फाई 2 यहाँ पर नेगेटिव लेंगे और फाई 1 को लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि ये हमारा ओपी से नीचे का है ना, नीचे का एंगल है, इसलिए इसको नेगेटिव यानी एंटी क्लॉकवाइज के रूप में ले लेंगे। और ऊपर वाला है ना ओपी से ऊपर पॉजिटिव एक्स में, तो पॉजिटिव एक्स में लोगे तो फाई 1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा इसका मतलब क्लॉकवाइज ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा पूरे वायर के कारण है जो चुंबकीय क्षेत्र निकालना वो किस प्रकार से निकलेगा, देखिएगा संपूर्ण ये लिख दिया मैंने वाई पी ओ बराबर फाई वन क्लॉकवाइज हो जाएगा, एक्स पी ओ क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस फाई 2 एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो संपूर्ण चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम समीकरण जो 6 है इसका क्या करेंगे, माइनस फाई 2 से क्या करेंगे फाई 1 तक समाकलन करना होगा। तो मैंने कर दिया येलो, तो इस प्रकार से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूरे कंडक्टिंग वायर की वजह से आ जाएगा, पूरे चालक तार की वजह से आ जाएगा। तो ये डीबी का मान जो है वो हमने कैलकुलेट किया फ्रॉम इक्वेशन 6 से हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम ये 6 नंबर वाली इक्वेशन से रख दिया भाई ये डीबी का मान जो है। ठीक है, तो ये रख दिया हमने। अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो आगे तो यहाँ म्यू नॉट आई अपॉन 4/d, ये तो क्या है कॉन्स्टेंट, ये तो कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल तो वही ये कोस फाई है जो कि फाई के साथ चेंज होगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ कोस फाई का ही इंटीग्रेशन होगा फाई के सापेक्ष। तो कोस फाई का क्या होता है इंटीग्रेशन, समाकलन क्या होता है ये, हम भाई समाकलन करना पड़ेगा ना पूरे, मतलब पूरे तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है पूरे तार के कारण, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डीबी का यानी समीकरण 6 का समाकलन करना होगा, जो कि मैंने कर दिया यहाँ पर। अब करने के बाद कोस फाई का समाकलन आपको पता है क्या होता है, यहाँ साइन फाई होता है, और फिर इसकी लिमिट क्या है, लिमिट है फाई 1 और एक है माइनस फाई 2, लोअर लिमिट माइनस फाई 2 और अपर फाई 1। अब ये लिमिट रख देंगे, लिमिट रखने के बाद ये वैल्यू मिलेगी, मतलब ये इक्वेशन मिलेगा समीकरण 7। देख लीजिएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4/d, और पहला ये लिमिट रखेंगे अपर लिमिट, तो साइन फाई 1, फिर माइनस बीच में आएगा, फिर साइन माइनस फाई 2, जो कि क्या बना देगा, माइनस माइनस को प्लस कर देगा, तो यहाँ प्लस साइन फाई 2 हो जाएगा, साइन फाई प्लस साइन फाई 2। तो ये इस प्रकार से इक्वेशन नंबर 7 आ जाएगा, जो कि यहाँ समीकरण 7 क्या है, यहाँ परिमित धारावाही चालक तार के कारण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। वैसे 2017 के बाद में अभी तक नहीं आया है, बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा ये। ठीक है ना, तो ये बात याद रखिएगा। 3 नंबर के डेरिवेशन में आता है, 3 नंबर का जो पार्ट होता है ना उसमें आता है ये, तो ये आपको आना चाहिए, बहुत आसान है। बस खाली आपको एक बार यहाँ पर बायो सावर्ट नियम यूज करना है। ठीक है ना, बायो सावर्ट नियम यहाँ क्या है, जो एक अल्पांश ले लेना, पूरा तार न लेके एक छोटा सा अल्पांश ले लेना, एक छोटा सा भाग ले लेना, तार का एक छोटा सा भाग जिसकी लंबाई dl है, उसके कारण पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र देख लेना बायो सावर्ट नियम के अकॉर्डिंग, और फिर उसमें जो r है उसको d में कन्वर्ट करने के लिए ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। एक बार तो यहाँ लंब डालना पड़ेगा, यहाँ से लंब डालने के बाद इस मतलब BP पर ए से लंब डाल देंगे, लंब डालने के बाद ABR में हम क्या कर लेंगे, यहाँ AR कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ ट्रिग्नोमेट्री से, फिर AR ये ARP में AR निकाल लेंगे, दोनों को इक्वल करके RD5 रख देंगे यहाँ से। फिर यहाँ से जो R आए R कटेगा, लेकिन एक R और बचेगा, उसके लिए क्या करेंगे, R और D में एक रिलेशन देखेंगे AOP में से, यहाँ जो ट्राइंगल बन रहा है ना ये, ठीक है, तो यहाँ से देख लेंगे, तो यहाँ से भी कर लेंगे। फिर यहाँ से ये क्या हो जाएगा, R D में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो कन्वर्ट करने के बाद फिर पूरे वायर की वजह से क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि क्या होगा, x को p से मिलाएंगे और y को p से मिलाएंगे, तो यहाँ पूरा कवर होना चाहिए वायर। ठीक है, तो क्या रोटेशन क्या होगा, फाई 2 से फाई 1 तक रोटेशन होगा। ये जो फाई का वेरिएशन वो कहाँ से कहाँ तक होगा, फाई 2 से फाई 1 तक होगा, तभी पूरा वायर क्या होगा, कवर होगा। ठीक है, तो यहाँ से फाई 2 से फाई 1 तक हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। लेकिन माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, ये नीचे की एक्स मतलब ये क्या है, ये डाउनवर्ड है, मतलब नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ क्या होता है, ओपी से नीचे की तरफ क्या होगा, नेगेटिव एक्सेस, और ओपी से ऊपर की तरफ पॉजिटिव, तो यहाँ माइनस फाई 2 वो ये प्लस फाई 1 हो जाएगा। तो लिमिट कर देंगे, जो इक्वेशन आया लास्ट में
पूरा मतलब जो भी यहाँ इक्वेशन 6 आया मतलब यहाँ की किसकी वजह से था ये अल्पांश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र था। अब पूरे वायर की वजह से क्या कर देंगे -φ2 से φ1 तक इसका क्या कर देंगे समाकल करने के बाद इस प्रकार से इक्वेशन 7 मिल जाएगा हमें। तो ये हो गया हमारा ये टॉपिक कंप्लीट, एक ये अनुप्रयोग हो गया। अब देखिए हम अपरिमित लंबाई के कारण और चुंबकीय क्षेत्र देख लेते हैं, वो देखते हैं अभी। देखिएगा भाई अपरिमित लंबाई के जो सीधे धारावाही चालक तार है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र आपके सामने है। ये एक वायर है XY जिसकी लेंथ क्या है इनफाइनाइट है, कोई फिक्स नहीं है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है ये, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं एक इनिशियल X, यहाँ पर X बोलते हैं, ये फाइनल Y बोलते हैं, कोई सा बोलते कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो इन पॉइंट्स के द्वारा और इस पॉइंट P पर जो बनाया गया एंगल है वो कितना है 90 है, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस तो ये D है, मतलब तार से इस पॉइंट P की डिस्टेंस क्या है D है, लेकिन क्या है यहाँ ये जो एंगल है ना, ये एंगल X और Y के द्वारा यहाँ इस P पर बनाया गया एंगल कितना है 90 का एंगल होगा। ये बात इसमें इंपॉर्टेंट रहेगी। वहाँ पर जैसे मैंने φ1 φ2 बताया था ना, यहाँ जैसे कि एक को φ2 बता दिया एक को φ1 इस प्रकार से बताया था ना, तो वो φ1 और φ2 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर π/2 है, मतलब x के द्वारा पॉइंट P पर बनाया गया एंगल π/2 और y के द्वारा भी π/2। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है ये वायर की जैसे लेंथ बढ़ेगी ना तो ये एंगल है ना ये φ1 φ2 इंक्रीज होते जाएंगे, और इंक्रीज मैक्सिमम कितने हो सकते हैं लास्ट ये π/2 होंगे, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, एकदम ये पॉइंट बिल्कुल इसके नियर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एकदम नियर का मतलब यहाँ पर ऐसा मतलब यहाँ मतलब अप्रोक्सीमेट, मतलब पूरा नहीं होता है ये, अप्रोक्सीमेट क्या होता है ये π/2 के इक्वल ही होता है ये एंगल x और y पॉइंट के द्वारा P पर बनाया गया एंगल, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ φ1 और φ2 π/2 हो जाएंगे, तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे। इक्वेशन जो था ना हमारा परिमित लंबाई वाला इक्वेशन था ना चुंबकीय क्षेत्र का, उसमें हम φ1 और φ2 की जगह π/2 पुट कर देंगे। तो पुट जैसे करोगे तो ये इस प्रकार से हमारे पास sin π/2 1 + 1 क्या हो जाएगा, sin π/2 का मान क्या होता है 1, sin π/2 1 + 1 2 से यहाँ ये 2 इंटू ये μ0I/4πd हो ही जाएगा। 2 कटेगा, 2 4 से कटेगा ना यहाँ, तो ये 1 और नीचे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो b = μ0 देखो b = μ0I/2πd, ये हुआ ना भाई, b बराबर है μ0I/2πd। तो यह समीकरण अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिएगा, ये अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र के एक्सप्रेशन फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ये अपरिमित लंबाई के जो चालक तार है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है, ठीक है ना। उस तार में धारा I प्रवाहित हो रही है और मतलब तार से और स्मॉल d दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र देखा है, तार से स्मॉल d दूरी पर, ठीक है। वो दूरी कितनी दे रखी है इसमें, d दे रखी है। तो ये अपरिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कुछ स्पेशल केसेज भी होते हैं, वो उनके बारे में भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला केस इसमें क्या है कि जब देखिएगा भाई ये स्पेशल केस है, पहला स्पेशल केस है इसमें जब तार हमारा सीमित लंबाई का है और उस केस में φ1 का मान तो 0 है और φ2 हमारा फाई होगा, सीमित लंबाई का है। उस केस में φ1 तो हमने 0 लिया है और φ2 हमारा क्या है फाई है, सीमित लंबाई का। उस केस में इस अवस्था में तार के एक सिरे से और d दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो देखिएगा, इसकी ज्योमेट्री देखिएगा, मतलब इसका जो डायग्राम वो देखिएगा। पहले ये देखो, ये तार है हमारा XY तार है जिसकी लेंथ क्या है L है, ठीक है। और तार के एक सिरे से, एक सिरा ये रहा इससे, और d दूरी पर हमें क्या ज्ञात करना है, d दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक एंगल तो हमारा 0 हो जाएगा, चाहे φ1 हो चाहे φ2, उससे कोई मतलब नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो φ1 यहाँ 0 हो जाएगा और φ2 हमारा क्या है 5 हो जाएगा, ठीक है। तो sin 0 + sin φ, तो ये sin 0 0 हो जाएगा, sin φ ये इस प्रकार से इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब sin φ का जो मान है वो हम इसकी ज्यामिति से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस त्रिभुज की ज्यामिति से कैसे निकालोगे, sin φ क्या होता है, यहाँ से लंब बटे कर्ण, तो φ के सामने लंब L और कर्ण क्या होता है L² + d² का रूट, ये हो जाएगा sin φ की वैल्यू। तो ये हमारा इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुटअप कर देंगे, इस प्रकार से इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि आपको एक परिमित लंबाई का तार दिया है, ठीक है, परिमित लंबाई का एक धारावाही चालक तार है जिसकी लंबाई L है, लंबाई कितनी है L और उसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, तो उस तार के कारण क्या करना है आपको, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये काम देगा आपको वहाँ पर, ठीक है, ये काम आएगा। अब दूसरा पॉइंट है, दूसरा स्पेशल केस है, अगर अनंत लंबाई का एक सीधा धारावाही चालक तार है, पूरा अनंत लंबाई का, अब की बार क्या है अनंत लंबाई का है,
अनंत लंबाई का एक सीधा धारावाही चालक तार है और उसके एक सिरे से लंबवत दूरी डी पर चुंबकीय क्षेत्र। तो एक सिरे से बात करेंगे तो एक एंगल तो उसमें जीरो हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, क्योंकि अनंत लंबाई का दूसरा सिरा कहाँ है, दूसरा पॉइंट क्या कहाँ है, उसका जो एंड पॉइंट है वो कहाँ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो उस इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जो स्थित पॉइंट है उसके कारण मतलब चुंबक, उसके कारण एंगल कितना बनेगा, उसके कारण एंगल बनेगा वो π/2 बनेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। एक तो पॉइंट तो क्या हो जाएगा, देखिएगा कुछ ऐसा, मतलब कुछ ऐसी पिक्चर होगी, ध्यान से देखिएगा, मैं बना देता हूँ यहाँ पर। देखिएगा ये हमारा वायर, ठीक है, मतलब एक सिरा तो क्या है, इनफाइनाइट लेंथ पर है, जैसे कि ये x है और ये y है, और दूसरा क्या है, उस पॉइंट की एकदम सीध में है, मतलब उस पॉइंट की डायरेक्शन में है जिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। तो y और p यानी कहने का मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ तो φ1 तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये x क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, ये x क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, इनफाइनाइट लेंथ पर है, मतलब कहने का मतलब। ठीक है, तो ये इस पॉइंट के द्वारा और इस पॉइंट पर जो बना एंगल है वो कितना होगा, वो π/2 होगा। ठीक है ना, ये बातें हो चुकी थी हमारी। तो ये एंगल कितना बनाएगा, यहाँ से π/2 एंगल बनाएगा। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा, π/2। तो एक तो जीरो हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, π/2। तो जीरो यहाँ से उसमें इक्वेशन में रख देंगे, यहाँ देख लीजिएगा, इसमें रख देंगे, φ1 की जगह जीरो रखेंगे और φ2 की जगह क्या रखेंगे, π/2। तो देखिए रख रखा है मैंने, इधर से देख लीजिएगा, sin 0 प्लस sin π/2। ठीक है, तो sin 0 0, sin π/2 हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन ही आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, अनंत लंबाई का जो सीधा धारावाही तार है और उसके एक सिरे से लंबवत दूरी डी पर है चुंबकीय क्षेत्र ये होता है, B बराबर μ0 I/4πd। ठीक है ना, एक पॉइंट तो क्या हो जाएगा, एकदम क्या हो जाएगा, डायरेक्शन में आ जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन का मतलब समझते हो, देखो ये डायरेक्शन, ये जैसे इस पॉइंट से और इस पॉइंट की बात करें तो दोनों एक ही डायरेक्शन में ना, y और p। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से φ1 तो जीरो हो जाएगा, और दूसरा जो x पॉइंट है वो क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, इनफाइनाइट लेंथ पर है, तो उसके द्वारा इस पॉइंट पर बनाया गया एंगल क्या है, π/2 होगा। ठीक है ना, ये बातें हो चुकी हैं, तो इस प्रकार से पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो अब तीसरा स्पेशल केस है धारावाही तार की अक्षीय स्थिति पर बात करें ना, अगर पॉइंट हमारा कहाँ जाए, x पे आ जाए, तो उस केस में वो तो मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था आपको, अगर हमारा जो पॉइंट है जिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है, अगर वो तार की x पे आ जाए, तार की x पे मतलब तार के ऊपर ही आ जाए वो, या जैसे ये पॉइंट यहाँ आ जाए, ये जो पॉइंट P यहाँ था ना, अब ये पॉइंट कहाँ जाए, तार की एक्स वाई, ये क्या है तार, और इसकी एक्स, ये एक्स है, एक्स वाई क्या है, एक्स है ये, तो इसी एक्स पर वो पॉइंट आ जाए तो क्या हो जाएगा उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ φ1 और φ2 दोनों क्या हो जाएंगे उस केस में जीरो, और φ1 और φ2 के जीरो होने से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिएगा आगे एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं न्यूमेरिकल, वैसे 3-4 करवाएंगे क्वेश्चन आपको, लेकिन इस वीडियो में अभी एक ही करेंगे हम न्यूमेरिकल, ये छोटा सा। देखिएगा, एक ए भुजा वाले वर्गाकार धारावाही फ्रेम ABCD के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए जबकि फ्रेम में धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा वर्गाकार फ्रेम है, और इस फ्रेम के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, और फ्रेम में कितनी भुजाएं, 4 भुजाएं, तो चारों भुजाएं कैसी धारावाही भुजाएं हैं सारी की सारी, क्योंकि उनमें धारा I फ्लो हो रही है। ठीक है, तो इन भुजाओं के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, चारों भुजाओं के कारण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक भुजा के कारण ज्ञात कर लेते हैं, एक भुजा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा उसको हम 4 से गुणा कर देंगे, तो पूरे वर्गाकार फ्रेम के कारण चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा केंद्र O पर। ठीक है, तो देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने एक भुजा कंसीडर कर ली वर्ग की, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी साइड्स हैं, जितनी भुजाएं, उनकी सभी की लेंथ क्या है, A है, तो यहाँ AB के कारण क्या करते हैं हम, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको AB साइड दिख रही है, जिसकी मतलब ये AB दिख रही है, AB साइड AB दिख रही होगी, जिसकी लेंथ कितनी है, A है। ठीक है, तो यहाँ जो AB है इसके कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र देखना है। तो ये जो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरी लेंथ कितनी होती है, यहाँ से पूरी लेंथ कितनी होती है, यहाँ A होती है, और यहाँ पॉइंट O तक की लेंथ कितनी होगी, A/2 होगी। मतलब यहाँ ये जो लेंथ है ना, AB लेंथ है, इस AB लेंथ से ये धारावाही लेंथ है, इस धारावाही लेंथ से और बिंदु O तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यहाँ A/2 है। तो A/2 दूरी पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो D का मान तो यहाँ A/2 आ गया। अब देखो यही फॉर्मूला यही यूज करना है, परिमित लंबाई की सीधी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र वाला। तो B0 = μ0 I/4πd sin φ1 प्लस sin φ2। तो यहाँ D तो हमारा फिक्स हो गया, कितना, A/2 हो गया। ठीक है, D हमारा A/2 हो गया, φ1 और φ2 क्या होंगे यहाँ पर,
φ1 45 होगा, φ2 भी 45 होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर स्क्वायर का जो एंगल है, वर्ग का जो एंगल है वो क्या होता है, एवरी एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से देखिएगा आप यहाँ ए, आपको अगर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप क्या करोगे, ए से और पॉइंट ओ को मिलाओगे और फिर बी से और ओ को मिलाओगे, ठीक है, क्योंकि हमें पूरी भुजा के कारण ओ पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। तो ए को पॉइंट ओ से मिलाओ और बी को पॉइंट ओ से मिलाओ। तो यहाँ ए के द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया एंगल और बी के द्वारा बनाया गया एंगल कितना होगा, 45 ही तो होगा भाई। अरे भाई 45 ही होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ ये जो बात करेंगे ना, ये क्या एक प्रकार से अर्धक है, एक प्रकार से सेमी, मतलब आपको पता होगा ये अर्धक होगा, ये 45 होगा, ये 45 होगा, ये पूरा 90 का होता है। तो यहाँ पर एक बीचों बीच एक लाइन है जो कि 90 को क्या कर देगी, दो भागों में डिवाइड करेगी, 45 और 45। इसका मतलब ए और बी के द्वारा पॉइंट ओ पर बनाया गया एंगल कितना होगा, दोनों के द्वारा π/2 यानी 45 होंगे। तो ये रख देंगे, ये वैल्यू जैसे रखोगे तो हमारे पास क्या होगा, sin 45 और sin 45 1/√2 तो क्या होगा 2/√2 तो यहाँ जैसे आप a/2 ये 2 पर चला जाएगा, 2 से 2 यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा 4, ये देखो ये काट देते हैं, चलो ये √2 है तो ये ऊपर क्या बनेगा √2 तो 2√2 μ0 I/4π। अब हमें क्या करना है, ये तो क्या है एक साइड की वजह से क्या है मैग्नेटिक फील्ड आया, तो हमें तो पूरे वर्गाकार फ्रेम के कारण केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। तो हम ये तो वर्गाकार फ्रेम में कितनी भुजाएं 4 हैं, तो चारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो क्या करोगे केंद्र ऊपर सभी भुजाओं के कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा 4 × B0। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई करते ही ये आ जाएगा μ0 I/4π, ये 4 × 2√2 μ0 I/4π। अब यहाँ क्या लिखा है मैंने, यहाँ पर देखिएगा ये क्रॉस का मतलब समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ क्रॉस का मतलब ये है कि ये डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जो कि कागज के तल के लंबवत क्या अंदर की ओर है, ठीक है ना, अंदर की ओर। जैसे कि ये करंट है, ये देख लीजिएगा, ये करंट लोग आपको पता होगा, ये करंट इस प्रकार से इस कंडक्टिंग वायर में फ्लो हो रही है, ठीक है, सीधे धारावाही चालक तार के कारण। जो हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए एक नियम पढ़ा था वो देखिएगा, इसमें हम दाएं हाथ का नियम लगाते हैं तो अंगूठा धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। ये जो अंगुलियां हैं ये किस तरफ होनी चाहिए, जिस तरफ हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो पॉइंट ओ की तरफ चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो ये उस तरफ ही होनी चाहिए। तो हथेली क्या बताएगी, तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, इसलिए क्रॉस। तो सभी जितनी भी भुजाएं हैं सभी भुजाओं के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कागज के तल की लंबवत अंदर की ओर है, इसलिए क्रॉस लिखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो इस प्रकार से, और μ0/4π का जो मान है μ0/4π जो है उसकी वैल्यू 10⁻⁷ लिख दी, और ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 × √2 × 10⁻⁷ और I/a हो जाएगा। तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र के लिए आई यहाँ दी नहीं है तो आई लिख देंगे, यहाँ आई जो आई है तो आई लिखेंगे, अगर कोई वैल्यू दे रखे तो वैल्यू रखते, तो यहाँ I/a के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन 2-3 और कराएंगे, वो होंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू।